बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 6.1 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी और कल हमने एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने उन्हें सॉल्व करना डिस्कस किया था और सॉल्व किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 4 से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बुक सामने रखनी है और दूसरी बात ये कि कैलकुलेशंस आपने ख़ुद भी परफॉर्म करनी है। अगर कोई गलती कहीं नज़र आ जाए तो उसे आपने ठीक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू। यानी हमें एक इक्वेशन मालूम करनी है सर्किल की जो पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है और साथ ही साथ वो उस सर्किल का, हमारे रिक्वायर्ड सर्किल का सेंटर इस लाइन पर बन रहा है। इस गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, जो हमारी एक रफ फिगर बनाएंगे जो हमें मदद देगी इसके मेथड की तरफ सोच पैदा करेगी। मैंने एक सर्किल बनाया है जिसका सेंटर सेंटर को ए नाम दिया है और चूंकि ये कहा गया है कि हैविंग सेंटर एट डैश, इस लाइन पर बना हुआ है सेंटर, तो मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी गिवन लाइन है और 4x माइनस 3y और माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें जो बताई गई है कि ए पॉइंट से पास हो रही है हमारे सर्किल, तो हमने कोई एक ए पॉइंट हमने बना लिया। ये एक रफ डायग्राम है, जाहिर बात है इसमें परफेक्शन नहीं होगी। और हमने एक बी पॉइंट बना लिया, ये है 0 और 1। हमने इक्वेशन ऑफ द सर्किल मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो इन जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन माइनस जी और माइनस एफ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट को। सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने ये हमारे लिए दरअसल ये एक फार्मूला भी है जिसके ज़रिए हम इस सवाल का सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसका जो अननोन एलिमेंट जी, एफ और सी, अगर इनकी वैल्यू किसी तरह इन जी एफ सी की वैल्यू हमें मिल जाए तो वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन GFC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने गिवन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। तो हम पहले जानते हैं कि पॉइंट A जो है वो सर्किल का पॉइंट है, इसीलिए x और y की जगह पर हम 3-1 पॉइंट A पुट कर सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि पुट A, जिसके कोऑर्डिनेट को मैंने xy कहा, और वो हैं 3-1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2gx, तो x की जगह हमने 3 पुट किया, प्लस 2fy, तो y की जगह हमने -1 पुट किया, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया 1 और ये हमारे पास बन गया 6g माइनस का 2f प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो 6g माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 -10। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जब हमने ए के पॉइंट को गिवन एक जनरल इक्वेशन में पुट किया तो GFC की एक इक्वेशन मिल गई। इसी तरह हम बी पॉइंट को पुट करेंगे तो GFC की दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पुट बी एक्स वाई
इज़ इक्वल टू 0 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2gx की जगह 0 प्लस 2fy की जगह 1 और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 1 और प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 था इसलिए x वाली हमें कोई टर्म यहाँ पर नहीं मिली है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि c इज़ इक्वल टू माइनस का 2f माइनस का 1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम अगला काम ये करेंगे, मैं थोड़ा सा रब करूँगा, इसे मिटाऊँगा। अगला काम ये होगा क्योंकि हमारा सेंटर इस लाइन पर है तो हम इस लाइन में की इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पर माइनस जी और माइनस एफ पुट कर सकते हैं क्योंकि इस लाइन का ये एक पॉइंट है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर मैं इन इक्वेशंस की बाद में हमें ज़रूरत भी पड़ेगी तो ये अपने नोट भी कर लेना है। स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने सेंटर के पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ पुट एक्स वाई इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ इन 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसे कोई शुरू में नाम दे दें। तो चूँकि सेंटर हमारा इस लाइन पर है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो माइनस जी एक्स की जगह पुट किया और y की जगह मैंने माइनस एफ पुट किया, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस का 4g प्लस का 3f माइनस का 3 इक्वल टू 0। और इस तरह से हमें इक्वेशन मिल गई है माइनस जी प्लस का 3f इज़ इक्वल टू प्लस 3। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक नोट कर लें क्योंकि अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके GFC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं इन तीनों इक्वेशंस को अब एक साथ लिख लूँगा ताकि ये इक्वेशन जो है वो यूज़ हो सके आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। तो अब तक हमें 2, 3 और 4 जो इक्वेशंस मिली हैं वो ये हैं 6g माइनस का 2f प्लस का c इज़ इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन 2 थी। c इज़ इक्वल टू माइनस का 2f माइनस का 1, ये इक्वेशन 3 थी। और माइनस 4g प्लस का 3f इज़ इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। अब स्टूडेंट्स इन तीनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले C की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये इक्वेशन GF की बन जाएगी। तो ये इक्वेशन GF की और ये इक्वेशन GF की आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट C इज इक्वल टू माइनस 2f माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो 6g माइनस का 2f और c की जगह मैंने लिखा माइनस का 2f माइनस का 1 और इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे c की जगह पर मैंने c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो मेरे पास इक्वेशन जो बनी वो 6g माइनस का 4f इज़ इक्वल टू माइनस का 9, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब इक्वेशन 4 और 5 g और f की इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। तो अब हम इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका
तरीका ये हो सकता है कि मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं, तो f एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 5, मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 हमारे पास आ गई, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 ज़ा 18 और माइनस का 12f और 27। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास मिल गया 2g, ये एलिमिनेट हो गया और ये हमारे पास बच गया है माइनस का 15। तो इस तरह से हमें g की वैल्यू मिल गई माइनस का 15 अपॉन 2। तो आपने GFC की वैल्यू मालूम करनी थी, उसमें से g की वैल्यू हमें मिल गई है। अब मैं g की वैल्यू को इक्वेशन 4 या 2 में पुट करूँगा ताकि f की वैल्यू मिल जाए। पुट g इज़ इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ मुझे मिल गया 6g की जगह लिखा माइनस 15 अपॉन 2 माइनस का 2f और सॉरी इक्वेशन 2 के बजाय मुझे इक्वेशन 5 या 4 में पुट करना है, इक्वेशन 5 या 4 में। तो माइनस 4 g की जगह लिखा माइनस 15 अपॉन 2 प्लस का 3f इज़ इक्वल टू 3, 2 1 2 2 2 4 और प्लस का 30 प्लस का 3f इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें 3f मिल गया है 3 माइनस 30 और f की वैल्यू हमें मिल गई है माइनस 27 अपॉन 3, तो f की वैल्यू मिल गई है माइनस की 9। तो हमें GFC में f और g की वैल्यू मिल गई है। हम इस f की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुट f इज़ इक्वल टू माइनस 9 इन इक्वेशन नंबर 3। तो c इज़ इक्वल टू माइनस 2f की जगह हमने लिख दिया माइनस का 9 और माइनस का 1। तो c की वैल्यू आ गई प्लस का 18 माइनस 1 और c की वैल्यू 17 हमें मिल गई है। तो इस तरह स्टूडेंट हमने g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। हमारा अगला काम होगा कि इन GFC की वैल्यू जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ GFC इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारी जनरल इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx। तो gx की जगह हमने लिखा माइनस 15 अपॉन 2x प्लस का 2fy। तो f की जगह हमने लिखा माइनस 9 प्लस c की जगह हमने लिखा 17 इक्वल टू 0। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ये कैंसिल हो रहा है, तो इसे हमने कैंसिल किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो जवाब मिल रहा है वो ये है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का सॉल्यूशन किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप किताब में पढ़ें तो उसका पूरा मुकम्मल जो है मतन ये है, शो डैट दी लाइन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो दरअसल इस सवाल में ये कहा गया है कि आप ये बात प्रूफ करें, शो करें कि ये लाइन L1 और ये लाइन L2 जिसे मैंने नाम दिया है, ये दोनों इस सर्किल की जिसकी इक्वेशन दी गई है इसकी ये टेंजेंट हैं। तो सवाल के सॉल्यूशन से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेंजेंट टू दी सर्किल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम जानते हैं कि एक सर्किल, अगर हम इसमें कोई पॉइंट कंसीडर करें तो ये एक सर्किल जो होता है वो लातादाद पॉइंट्स का मजमुआ होता है जिसका डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट के साथ सेम रहता है। हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब अगर कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, यानी सर्किल और लाइन के दरमियान सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो, तो हम कहेंगे ये लाइन टेंजेंट टू दी सर्किल है। तो ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट। तो हमने एक बात और जहन में रखनी है कि इस टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अगर हम टेंजेंट और की प्रॉपर्टीज़ जहन में रखेंगे तो ये सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देखें, जिस पॉइंट पर ये सर्किल से इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी सर्किल और इस लाइन में कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये वाला पॉइंट जिसे ए नाम दिया है। स्टूडेंट्स, अगर हमें इस पॉइंट को मिलाऊं सेंटर से तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी और उसको अगर मैं नाम दे दूं OA का, ये लाइन सेगमेंट टेंजेंट के नॉर्मल होगी। इसके क्या मतलब है कि टेंजेंट और इस लाइन सेगमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये एक प्रॉपर्टी आपने टेंजेंट की समझ ली है। और ये बात भी जहन में रखें कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होता है, यानी इस रेडियल सेगमेंट की लेंथ के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई टेंजेंट, कोई लाइन किसी सर्किल का ये टेंजेंट है तो दरअसल उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। अब एक बात और भी जहन में रखिएगा कि हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन के साथ डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो जिस पॉइंट को अगर हम लाइन से मिला दें तो वो 90 डिग्री बन जाए, यानी परपेंडिकुलर हो। इसको अगर मैं अलहदा से समझाना चाहूँ तो कुछ आप यूँ समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है और कोई पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। हम इस पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो हम जब इसको लाइन से मिलाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट जो बनेगी वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर लाइन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं कहूँ कि x1 और y1 हों तो पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस का c, ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, और अंडर रूट हमारे पास क्या कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला है। ये कॉन्सेप्ट और ये फार्मूले हमारे सवाल में इस्तेमाल होने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको अलहदा से डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन शुरू करते हुए हम एक रफ फिगर बनाएंगे। हमने सबसे पहले अपने सर्किल की डायग्राम बनाई जो हमें गिवन था। ये इसका एक सेंटर है और हमने अब दो टेंजेंट्स बनानी है और ये एक रफ़ डायग्राम है। ज़ाहिर बात है कि हमें नहीं पता कि एक्यूरेट एग्जैक्ट फिगर क्या है इसकी। तो ये मैंने पहली लाइन बनाई है, ये L1 जो आपके सामने लिखी हुई है, और फ़र्ज़ करें कि मैं एक दूसरी लाइन बना रहा हूँ, वो इस तरफ बना रहा हूँ और ये L2 कहलाई, जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों लाइनें इस सर्किल का टेंजेंट हैं। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना होगा कि इस सर्किल का रेडियस मालूम करें। अब रेडियस मालूम करने के बाद हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के साथ पता करेंगे। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के साथ जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो अगर रेडियस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये वाली लाइन इस सर्किल का टेंजेंट है। क्योंकि एक तो बात ये होगी कि रेडियस के अगर इक्वल आ रहा है तो पहली बात तो ये हो गई कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये कहलाएगा पॉइंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं वो टेंजेंट की प्रॉपर्टी हैं कि वो परपेंडिकुलर होगी रेडियल सेगमेंट के, परपेंडिकुलर होगा और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा सेंटर के साथ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बाकी तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के हैं वो सारे के सारे इस सर्किल के बाहर हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाला होगा जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा। तो हमारा बेसिकली यही मेथड है दोनों लाइनों को टेंजेंट प्रूफ करने के लिए कि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के साथ इक्वल आना चाहिए रेडियस ऑफ दी सर्किल के। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का नाम दे देंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दूं, इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दूं, इस इक्वेशन को मैं 3 का नाम दूं, तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन ऑफ दी सर्किल लिखूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मैं इसे 4 नाम दे देता हूँ। आप इसे सीक्वेंस इन इक्वेशन का अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अब ये इक्वेशन लिखने का मकसद ये है कि मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो हम अपने मकसद की चीज़ों को कंपेयर करेंगे, टर्म्स को। तो x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स से कंपेयर किया तो मुझे आया 2g जो है वो 6 के इक्वल है। मैंने 2y वाली टर्म को y वाली टर्म से कंपेयर किया तो मुझे मिला कि 2f जो है वो -4 के इक्वल है। कांस्टेंट टर्म c को कांस्टेंट टर्म्स के साथ किया तो मुझे पता चला कि c की वैल्यू 0 है। तो g की वैल्यू इस तरह से मुझे मिल गई 3 के इक्वल, और f की वैल्यू इस तरह से मुझे मिल गई -2 के इक्वल, और c की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो अब मैं रेडियस ऑफ द सर्किल का फार्मूला लिखूंगा। r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। g की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की, f की वैल्यू सब्सिट्यूट की और c की वैल्यू पुट की। हमारे पास 9 + 4 यानी 13 आ गया। तो इस तरह हमें ये पता चला कि रेडियस जो है हमारे सर्किल का वो √13 है। तो ये रेडियस आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और मैं इसे अब मिटा के अगले स्टेप्स को परफॉर्म करूँगा। अब हमारा बेसिकली काम है कि हमने प्रूफ करना है कि सेंटर और लाइन के दरमियान डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो फिर हमारी लाइन टेंजेंट कहलाएगी। अब मैं फर्दर स्टेप्स कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ पहली इक्वेशन।
3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, तो उसके मुताबिक a की वैल्यू मेरे पास 3 है, b की वैल्यू मेरे पास -2 है और c की वैल्यू मेरे पास 0 है। ये जनरल इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन से कंपेरिजन के बाद। तो जनरल इक्वेशन अगर आपको याद नहीं तो मैं लिख देता हूँ, ax प्लस का by प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्टूडेंट्स, हमने जब अभी रेडियस पता किया है तो साथ ही साथ हमने जब जो GFC की वैल्यू पता की है तो हमें ये पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो -g और -f होते हैं। तो हमारी g की वैल्यू जो हमें मिली थी वो हमने यहाँ पर नोट करनी है। वो थी हमारे पास, अब -g की वैल्यू हो जाएगी -3 और -f की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं -g और -f। तो हम पहले मालूम कर चुके हैं g की वैल्यू है प्लस का 3, तो ये हो गया -3 और ये हो गया हमारे पास 2। अब याद रखिएगा कि हम जब लाइन 1 की बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम कहेंगे कि वो वही होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बयान कर रहा होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे कि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन के साथ। तो पॉइंट हमारा ये सेंटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉइंट हमारे पास ये सेंटर, इसको कोई नाम दे देते हैं, तो इसे मैंने नाम P दे दिया है। तो पॉइंट P, जिसको मैं x1 और y1 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूले में x1 y1 पॉइंट को शो करता है, और वो है -3 और 2। और हमारे पास इक्वेशन ये है। तो फार्मूला हमारे पास है d इज़ इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस का c और डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये पहले मैंने आपको फार्मूला समझाया भी है, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -3 है, b की वैल्यू -2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और प्लस c की वैल्यू 0 है। और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर नेगेटिव आया तो इसे पॉजिटिव कर देंगे। a की वैल्यू का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है -9 -4 और एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय 9 + 4 13, तो √13। तो यहाँ पे अगर हम देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये +13 बन जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, और ये √13। तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने √13 से मल्टीप्लाई और √13 से डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 13 √13 डिवाइडेड बाय √13, खाली 13 और 13 कैंसिल, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई √13। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि लाइन L1 का डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ √13 है, जो कि रेडियस ऑफ दी सर्किल के इक्वल है, जो हमने थोड़ी देर पहले मालूम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ दी सर्किल। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर L1 इज़ दी टेंजेंट टू दी सर्किल, गिवन सर्किल। तो मैं यहाँ पे ये वर्ड लिख भी लूँगा, हैंस L1 इज़ दी टेंजेंट टू दी गिवन सर्किल, टू दी गिवन सर्किल।
अब आ जाते हैं, सेम यही मेथड हम अप्लाई करेंगे लाइन L2 के लिए। तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, अब लाइन L2 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर L2, तो लाइन L2 मेरे पास है 2x प्लस का 3y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूँगा और a b c की वैल्यू लिखता हूँ। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई, b की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई और c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 13 हो गई। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम पॉइंट जो कंसीडर करेंगे वो सेंटर को ही करेंगे। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के साथ मालूम करेंगे। अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया तो ये लाइन भी टेंजेंट टू दी सर्किल होगी अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। तो हमने पॉइंट कंसीडर किया वही सेंटर को, और फार्मूले में चूँकि वो x1 और y1 से शो किया जाता है तो मैं यहाँ पर x1 और y1 से शो कर रहा हूँ इसको। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फार्मूले के मुताबिक मैंने लिखना है ax1, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 है, x1 की वैल्यू मेरे पास -3 है, प्लस by1, तो b की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 2 है, फिर है प्लस c, तो c की वैल्यू मेरे पास -13 है, और एब्सोल्यूट वैल्यू है डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जवाब आ जाता है -6 और प्लस का 6 और माइनस का 13, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और अंडर रूट के अंदर 4 + 9 यानी अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद प्लस का 13 और नीचे अंडर रूट 13। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मैंने इसको खाली 13 को लिख दिया, अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 13, ये खाली 13 के ही इक्वल होता है। तो ये और ये कैंसिल हो गए और हमारे पास फाइनली जवाब आ गया अंडर रूट 13 के। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन के साथ वो हमें अंडर रूट 13 मिला है। तो हमें पता है कि जो हमने शुरू में रेडियस मालूम किया है वो भी अंडर रूट 13 ही है। तो हम कह देंगे कि ये जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ दी सर्किल के, गिवन सर्किल के रेडियस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर फॉर L2 बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट्स, L2 इज़ द टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। तो हम कहेंगे हैंस L2 इज़ a टेंजेंट टू दी गिवन सर्किल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है, इसको आपने नोट कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आपने बुक में उसके टेक्स्ट को पढ़ना है। सवाल कुछ यूँ लिखा है कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 and tangent to the line x minus y minus 4 is equal to 0 at a 1 minus 3। स्टूडेंट्स, इस सवाल को मैंने का जो समरी है वो बोर्ड पे लिख दी है, और सवाल के आप वर्ड्स को और उसके समझें कि क्या कह रहा है ये सवाल, तो आपको ये इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इस सवाल में कुछ ये कहा गया है कि आपने इक्वेशंस ऑफ सर्किल मालूम करनी है। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें पहली चीज़ उस सर्किल का रेडियस 2 दिया गया है, और ये कहा गया है कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी गई है और आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। अब इस सिचुएशन को सामने रखते हुए हम एक रफ़ सी डायग्राम बनाएंगे, जो रफ़ सी फिगर जो हमें मदद देगी सवाल के सॉल्यूशन में। तो एक रफ़ है ये, नॉट एग्जैक्ट।
हमारी गिवन लाइन जो टेंजेंट लाइन है, वो टेंजेंट लाइन सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी टेंजेंट लाइन है जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक रफ डायग्राम है, रफ ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स, अब सिचुएशन ये है कि इक्वेशंस ऑफ सर्किल मालूम करना है और एक टेंजेंट दिया गया है और साथ ही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिया गया है कि वो 1 माइनस 3 है। तो 1 माइनस 3 अगर हम मतलब एक रफ आइडिया के लिए देखें, तो एक रफ आइडिया के लिए ये हमारे पास 1 माइनस 3 है। ये पॉइंट हमने इसको नाम दिया, ये पॉइंट A है। अब ये स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर हमारे सर्किल टेंजेंट से टच कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस ग्राफ को देखते ही हमें ख्याल आ रहा है, ये सोच पैदा होती है कि सर्किल जो है वो एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे लेफ़्ट साइड पे भी एक सर्किल बन सकता है और राइट साइड पे भी एक सर्किल बन सकता है। इसीलिए जब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल बाकी मालूम करने जाएंगे, तो क्योंकि हमें इस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि सर्किल एक से ज़्यादा हैं, यानी 2 हैं, एक इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, एक इस पॉइंट के राइट साइड पे, तो इसीलिए हमें एक से ज़्यादा यानी 2 इक्वेशंस मिलेंगी। इसलिए सवाल में जो वर्ड यूज़ किया गया है फाइंड इक्वेशंस, तो ये प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है और हमें फिर ये ग्राफ से अंदाज़ा हो गया कि ये सर्किल तादाद में 2 होंगे। तो एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। तो एक जो है वो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होता हुआ ये एक सर्किल है जिसका सेंटर एक रफ सा हम यहाँ कह सकते हैं। एक दूसरा सर्किल है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास हो रहा है और उसका सेंटर कोई हो सकता है, एक रफ सी डायग्राम है। तो ये इस तरह से आपको सामने एक फिगर नज़र आ रही है कि हमारा जो रिक्वायर्ड सर्किल है, जो जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है, वो तादाद में 2 हैं। अब आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज़, अब चूँकि हमें रेडियस दिया हुआ है तो हम ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब चूँकि हमें r की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। r की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की तो ये हमारे पास 4 जवाब आ गया और ये हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स, आपने गौर करना है कि किसी तरह से h और k की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो इजीली हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अब ये h और k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये भी एक बात है। तो स्टूडेंट्स, एक चूँकि हम रफ़ आइडिया की बात कर रहे हैं तो आप ये ज़रा देखिएगा कि सेंटर, अगर मैं इस सेंटर को नाम दूं P का, इस सेंटर को नाम दूं Q का, और फिर वर्थ में किसी एक सर्किल को कंसीडर कर लूं, तो आप देखें कि जब मैं इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मिलाऊंगा और इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मिलाऊंगा, तो एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि अगर बिलफर्ज में इस सेंटर को, चूँकि हमारी इक्वेशन में सेंटर जो है वो h और k से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं सेंटर को h और k से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और अभी सॉल्यूशन को समझने के लिए मैं किसी एक सर्किल को कंसीडर कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, तो अब आप देखें कि P के कोऑर्डिनेट हैं h और k और A के कोऑर्डिनेट हैं 1 और -3। तो एक बात याद रखिएगा कि हम एक आइडिया लेंगे कि जो नॉर्मल लाइन है, जो टेंजेंट लाइन के नॉर्मल है, वो PA है। तो हम PA का स्लोप मालूम करेंगे
और इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे। और चूंकि ये नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो हम चैप्टर 4 का वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे कि टू लाइंस, इफ़ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो इस कॉन्सेप्ट को चलेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो सबसे पहले इक्वेशन हमने लिखी x - y - 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 2 का नाम दिया। तो इसमें देखें a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -1 और c की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो इस तरह स्लोप की वैल्यू हमारे पास -a/b होती है। तो इस तरह हमारे पास माइनस का 1/-1, तो इसलिए हमारे पास स्लोप आ गया +1 के इक्वल। अब हम मालूम करने जा रहे हैं, इसे m1 कह दें। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, यानी नॉर्मल टू दी टेंजेंट है ये, इन शॉर्ट वर्ड हम लिख रहे हैं। और ये क्या है, PA। तो इस लाइन सेगमेंट का हम स्लोप मालूम करने जा रहे हैं और जिसको हम m2 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट आप फार्मूला जानते हैं कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स कोई भी गिवन हो। तो इसमें हमने A को सेकंड पॉइंट और P को फर्स्ट पॉइंट कहा। तो y2 - y1 का मतलब हुआ -3 - k और x2 - x1 का मतलब हुआ 1 - h। तो ये m2 हमारे पास आ रहा है। अब हम कहेंगे कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, यानी ये दो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो नॉर्मल का वर्ड ही परपेंडिकुलर के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो आप ये लिख दें या तो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चूँकि परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कहेंगे m1 m2 जो है वो -1 के इक्वल है। m1 की वैल्यू 1 रखी, m2 की वैल्यू हमने -3 - k डिवाइडेड बाय 1 - h रखी और वो इक्वल है -1 के। अब स्टूडेंट्स मैं आगे फर्दर स्टेप्स को कंटिन्यू करूँगा और ये बाकी स्टेप्स को मैं मिटा दूँगा, तो आपने ये नोट कर लेना है। अगर आप साथ साथ नोट करते जाएं तो आसानी रहेगी। मैंने भी इक्वेशन 1 को नोट कर लिया है, इक्वेशन 2 ये नोट कर लिया है और हमने अब ये इक्वेशन को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब हमारा यहाँ से कंटिन्यू है। हमने यहाँ लिखा -3 - k और इज़ इक्वल टू, ये -1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -1 + h। तो इस तरह से h की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 - k + 1। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास -k और -2। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स h की वैल्यू मतलब हमें h और k की एक इक्वेशन मिल गई है। अब हम h और k की एक और इक्वेशन किसी तरह से हासिल करेंगे ताकि इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम इस h की वैल्यू को पुट h = -k - 2 इन इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक जो हमने नोट की हुई है x - h है, तो हमने लिखा x - h। तो h की वैल्यू पुट की हमने होल स्क्वायर, फिर आगे लिखा हुआ है y - k होल स्क्वायर, तो हमने लिखा प्लस y - k होल स्क्वायर और फिर लिखा है प्लस = 4। तो हमने यहाँ लिखा = 4।
अब इसे हम फार्मूले से ओपन करेंगे, तो जिसके मुताबिक x का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xk, kx कर लें 2kx प्लस 4k और प्लस का 4x, ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया है, जिसके मुताबिक a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca प्लस का y स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का 2ky इज़ इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट्स इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक और चीज़ हमारे जहन में आ रही है, अगर यहाँ पे उसे हम लोग जहन में उस चीज़ को भी फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज़ जहन में आ रही है वो ये कि a जो है वो हमारे सर्किल का पॉइंट है, तो हम x और y की जगह पर a के पॉइंट को पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रा सा आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पुट x y इक्वल टू 1 माइनस 3, हम x y की जगह पे 1 माइनस 3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा x की जगह पे 1, या पहले भी कर सकते थे तो ज़रा और ज़्यादा आसान हो जाता, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले ही कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद मुश्किल सूरत हाल ना बने। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ पुट एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3, तो x की जगह पे 1 रखा प्लस का k प्लस का 2, अब होल क्यूब का फार्मूला नहीं लगेगा इसके ऊपर, और y की जगह माइनस 3 लिखा माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया हमारे पास k प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया माइनस 3 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6k प्लस का 9 प्लस का k स्क्वायर प्लस का 6k और इज इक्वल टू 4। ये दोनों सेम ब्रैकेट हमें मिल गए हैं इत्तेफाकन। तो आगे देखिए, ये बन गया 2k स्क्वायर और ये बन गया 12k और ये हमारे पास बन गया 18 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 अगर कॉमन ले लें तो k स्क्वायर प्लस का 2 6 12 होते हैं प्लस का 9 इज इक्वल टू 4। तो 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह हमें इक्वेशन मिल गई k स्क्वायर प्लस का 6k और प्लस का 9 में से 2 हमने माइनस कर दिए, तो ये 7 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे फार्मूले से ओपन करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 7। तो ये इस तरह हमारे पास फार्मूले के मुताबिक k की वैल्यू बन जाएगी -6 प्लस माइनस और इसके बाद है b स्क्वायर यानी 36, 4ac का मतलब है 28 और 2a का मतलब है 2। अब ये कैलकुलेशन क्या कहती है ये हम देखते हैं। तो स्टूडेंट कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे पास कैलकुलेशन कुछ यूँ बन रही है 36 माइनस 28 अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 जो होता है वो इक्वल किसके होता है, वो आप अगर लिख लें तो 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। 2 ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाला 2 अगर आप कैंसिल कर दें तो यही सॉल्यूशन आगे अगर मैं फर्दर कर लूँ तो इस तरह बन रहा है कि k की वैल्यू आ गई माइनस का 6 और प्लस माइनस का अंडर रूट 2। ये हमें k की वैल्यूज़ मिल गई हैं।
ये के की 2 वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव की वजह से और एक नेगेटिव की वजह से। तो अब इस के की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा तो एच की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट इन इक्वेशन 3, मैं इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो इसमें के की जगह मैंने वैल्यू रखी, तो h इज़ इक्वल टू माइनस के का मतलब है +3 और माइनस प्लस √2 माइनस का 2। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास कि h इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 का मतलब हो गया 1, तो ये बन गया 1 माइनस प्लस √2। तो यहाँ पे हम लोगों ने h की 2 वैल्यूज़ हासिल कर ली। अब हम देखते हैं कि किस h की वैल्यू पर कौन सी k की वैल्यू थी, किस k। जब देखें k की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ थी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ h मिलेगा, और जब k की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होगी तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ h होगा, क्योंकि यहाँ देखें अपोजिट साइन है दरमियान में। तो ये ज़रा ख्याल रखना है। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, और h और k की वैल्यू आप अपने नोटबुक में जो आपके सामने हो उसके ऊपर नोट कर लें, ताकि मैं इसे मिटा के दोबारा से आगे स्टेप्स कर सकूँ। अब फर्दर स्टेप्स करते हैं। अब देखें h और k की वैल्यू मिल गई है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ यही अननोन है। तो पुट k इज इक्वल टू -3 प्लस √2 एंड h इज इक्वल टू 1 माइनस √2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके सामने लिखी हुई है, तो उसके मुताबिक मैंने लिखा x माइनस एच। तो माइनस h का मतलब है माइनस प्लस √2 ये होल स्क्वायर। फिर मैंने लिखा है y माइनस k, तो y माइनस k का मतलब है +3 माइनस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ये फर्स्ट रिक्वायर्ड हमें इक्वेशन मिल गई, यानी इन दो सर्किल में से ये किसी एक सर्किल की इक्वेशन है। अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यूज़ पुट करने के लिए। तो k की वैल्यू -3 माइनस √2 एंड h इज़ इक्वल टू 1 प्लस √2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास, जो पहले से लिखी हुई थी, x माइनस k। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले लिखी थी x माइनस h। तो सबसे पहले हम x माइनस h की वैल्यू लिखेंगे। तो h की वैल्यू क्या है, -1 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। तो y माइनस k का मतलब है +3 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें सेकंड इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने अपने दोनों रिक्वायर्ड सर्किल जो हमें गिवन सिचुएशन के मुताबिक सर्किल मिल रहे थे, उन दोनों सर्किल की हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है कि जो सवाल मैंने 6.1 के ख़ुद कराए हैं, आपने उन्हीं की मदद से, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से, जो सवाल मैंने नहीं करवाए यानी कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़े हैं, तो वो सवाल आपने ख़ुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं, फिर वो किसी लेक्चर में मैं वो आपको करवा दूँगा। शुक्रिया।